कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान को देख के अल्याना हैरानी से बोली, तुम? रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ करते हुए बोला, हाँ मैं आगे बोलो। अल्याना दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मुझे लगता है मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है। तुम सही कह रहे हो, मैं पहली बार तुम्हारे करीब आई हूं, इसलिए मेरी बॉडी में ये सब हो रहा है। अल्याना की बात पे रिद्धिमान पूरी तरह उसको अपने ऊपर करते हुए धीरे से बोला, मैं सब समझता हूं अल्याना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना धीरे से बोली, क्या समझते हो? रिद्धिमान अल्याना का चेहरा पकड़ते हुए ऊपर करते हुए बोला, यही कि तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे जरूरी है, खुद से भी ज्यादा जरूरी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी को इस परेशान हालत में तो सोने नहीं दे सकता। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना पूरी तरह उठते हुए बोली, व्हाट? क्या करोगे तुम? रिद्धिमान अल्याना दोनों बेड पे एक दूसरे से चिपके हुए थे। रिद्धिमान अल्याना की आंखों में गौर से देख रहा था। अल्याना धीरे से बोली, इसका मतलब है हम इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे? उसकी बात सुन के रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, नहीं। अल्याना चिढ़ते हुए बोली, तो तुम क्यों मुझे झूठ दिलासे दे रहे हो, मिस्टर रिद्धिमान ओब्रोए? अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से अपना हाथ उसके पेट की तरफ ले जाते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हें बेचैन नहीं रहने दूंगा। अल्याना रिद्धिमान ओब्रॉय, रिद्धिमान की बातों का मतलब अल्याना बिल्कुल समझ पा रही थी। आखिर रिद्धिमान चाह क्या रहा था? उसको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वो और कुछ समझने की कोशिश करती। अचानक ही उसके हाथ रिद्धिमान की शर्ट पे कस गए थे। एक अजीब सी खुशी से उसकी आंखें बंद हो गई थीं। एक अजीब सा सुकून मिला था उसको। अल्याना गौर से रिद्धिमान को देख रही थी। रिद्धिमान हाथ इस वक्त जहां थे, यही सोच के अल्याना का चेहरा लाल हो गया था और फिर इससे पहले वो कुछ कहती रिद्धिमान ने उसको अपने करीब करके उसके होंठों को पूरी तरह कैद कर दिया था। अल्याना की गहरी आवाजें रिद्धिमान के मुंह के अंदर घुल रही थीं। अल्याना कांपते हुए बोली, रिद्धिमान। लेकिन रिद्धिमान पे असर नहीं था। अब वो पूरी तरह अल्याना के ऊपर आ चुका था और उसकी करीबी उसके हाथों के मूवमेंट से अल्याना किसी और दुनिया में थी। ये सब उसके लिए नया था। उसकी सांसें अब आवाजों का रूप ले चुकी थीं। उसके नाखून रिद्धिमान की उंगलियों पे बुरी तरह गड़ रहे थे, लेकिन ना तो रिद्धिमान को इस चीज की फिक्र थी और ना ही अल्याना को। दोनों ही अपनी अलग दुनिया में खो चुके थे। करीब 1 घंटे बाद एक तेज आवाज के साथ अल्याना शांत हो गई थी। उसकी सांसें अब दुगनी तेज रफ्तार से चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो पता नहीं कितनी थक गई थी। रिद्धिमान ने मुस्कुरा के अपना हाथ अल्याना कर सामने कर दिया था। अल्याना ने शर्म से अपना चेहरा रिद्धिमान के सीने में घुसा लिया था। रिद्धिमान अल्याना के सर को चूमते हुए बोला, अब ठीक हो? अल्याना ने अभी तक सर बाहर नहीं निकाला था। रिद्धिमानस उसका चेहरा जबरदस्ती ऊपर करते हुए बोला, क्या हुआ? अभी तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? और अभी तो तुम मेरा नाम चिल्ला रही थी। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, तुम बहुत बेशर्म हो। रिद्धिमान ओब्रोई सच में। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। रिद्धिमान अल्याना को खुद से चिपकाते हुए बोला, चलो अब सो जाओ, कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना, जो खुद थक के नशे में जाने लगी थी, उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थीं और वो गहरी नींद में जा चुकी थी। रिद्धिमान ने धीरे से अल्याना के सर को चूम लिया था और उसकी भी आंखें बंद हो गई थीं। अगली सुबह सेरेन मेन हॉल में बैठी थी। युवान, जो कि तैयार होकर नीचे आया था, सेरेन को देखते हुए धीरे से बोला, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? युवान की बात सुन के सेरेन कुछ सोचते हुए बोली, कहाँ जा रही हूँ मतलब? मैं कॉलेज जा रही हूँ। और मैं नहीं, हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं। सेरेन की बात सुन के युवान चिढ़ते हुए बोला, दिमाग सही है तुम्हारा? तुम इस हालत में कॉलेज जाओगी? युवान की बात सुन के सेरेन सर झुकाते हुए धीरे से बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं प्रेग्नेंट हूं और प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इज्जत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेरेन की बात पे युवान गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दिमाग सही है तुम्हारा?
ये मेरा बच्चा है और इसके बाप में इतनी ताकत है, वो पूरी दुनिया को बता सके। इस बच्चे का बाप युवान ओबरॉय है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैरन धीरे से बोली। तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते मैं कॉलेज जाऊं? सैरन की बात पे युवान गुस्से से बोला। क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता। तुम जरा सी टेंशन लो और ट्रैवल करो। कॉलेज बहुत दूर है और तुम्हारी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। तुम इतनी अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो रही हो, इसलिए बेहतर होगा तुम बेबी का ध्यान रखो। युवान की बात सुन के अलियाना, जो कि नीचे आ रही थी, धीरे से बोली। युवान, मुझे लगता है सैरन सही कह रही है। तुम्हें उसकी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए। और शायद तुम्हें पता नहीं, अर्ली एज की प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं होते जितने बाद में होते हैं। सैरन अभी यंग है और मुझे लगता है उसको पता है उसको कैसे सब हैंडल करना है। अगर प्रेगनेंसी तुम्हारी गलती है या तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है सैरन की पढ़ाई जरूरी है, उसको पढ़ने देना चाहिए। अलियाना की बात सुन के युवान धीरे से बोला। भाभी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा। मैं जानता हूं ये किसकी गलती है, किसकी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बच्चा मौसम है और उसकी कोई गलती नहीं है। मैं किसी और की सजा अपने बच्चे को नहीं दूंगा। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली। मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना जानते हो, तो वो तुम कॉलेज में भी कर सकते हो। इतना कह के अलियाना सैरन को देखते हुए बोली। और तुम्हें भी इसमें युवान का साथ देना चाहिए। इतना कह के अलियाना जाने ही वाली थी जब युवान धीरे से बोला। ठीक है, ये कॉलेज जा सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना करा तो मुझे नहीं लगता उसके बाद बहस करने की जरूरत है। इतना कह के युवान चला गया था। अलियाना भी जाने वाली थी जब सैरन उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अलियाना, अपनी लाइफ पे फोकस करो। तुम मैं संभाल सकती हूँ अच्छे से अपने पति को और अपने बच्चे को। और तुम्हें क्या लगता है, मेरे बच्चे की केयर करके तुम खुद को महान समझ लोगी? मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता वही है जो था और मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे बचपन में दूर किया था और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। और तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझसे बड़ी होकर भी प्रेगनेंसी की खुशी नहीं महसूस कर पा रही। यू नो अलियाना, जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीना था, ठीक वैसे ही मैं चाहती हूँ तुम्हें कभी प्रेगनेंसी की खुशी ना मिले और तुम हमेशा ऐसे ही रहो, कभी प्रेग्नेंट ना हो। कम से कम कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे पास होगा, तुम्हारे पास नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की अगर तुम कभी माँ ना बनो। सैरन की बात पे अलियाना हंसते हुए उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोली। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा अक्ल एक छोटे बच्चे में होती है। सैरन, सच में तुम सही से बड़ी नहीं हो पाई और मुझे उस बच्चे की फिक्र है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। बेचारा, उसको क्या पता, उसकी माँ अभी खुद सही से बड़ी नहीं हो पाई। इतना कह के अलियाना धीरे से बोली। और मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मुझे युवान की फिक्र है, जिसके ऊपर इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी आके बड़ी है। वो भी मेरी घटिया बहन की घटिया हरकत की वजह से, जो अभी तक सही से बड़ी नहीं हो पाई। और एक बात याद रखो, जितनी बार तुमने मुझे नुकसान करने की कोशिश की है, इतनी बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है और हमेशा वो बुराई तुम्हारे ऊपर पड़ी है। और अभी तुम्हारे पेट में एक नन्ही जान पल रही है। बेहतर होगा उस बच्चे के लिए अपनी गंदी जुबान को चलाना बंद करो, प्लीज। इतना कह के अलियाना चली गई थी और सैरन आंखों में आंसू लेके उसको देख रही थी। दूसरी तरफ सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुणाल रिद्धिमान को देखते हुए बोला, मैंने सुना है तुम समीरा राठौर के साथ कोई डील कर रहे हो। रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, सही सुना आने डेढ़, हम जल्दी ही अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। रिद्धिमान की बात पे शमिता धीरे से बोली, और अलियाना, तुम्हारी इस बात से इसको बुरा नहीं लगेगा। शमिता की बात पे अचानक ही अलियाना ने शमिता को देखा था। उसकी सास आज उससे कैसे बात कर रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुणाल रिद्धिमान को देखते हुए बोला, मैंने और तुम्हारी मॉम ने सोचा है हम अब तुम्हारी शादी को एक मौका देंगे और हम दोनों तुम्हारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वैसे भी अलियाना हमारे साथ है तो हम जानते हैं उसने कुछ गलत नहीं किया। इसलिए शमिता अब तुम्हें पूरी तरह से अपनी बहू मानती है। बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुणाल की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली,
थैंक्स डैड, आपने इतनी बड़ी बात कही और आपने ये समझा, लेकिन मैं नहीं चाहती आप दोनों ये फैसला किसी भी दबाव में लें, खासकर रिद्धिमान के दबाव में। अलियाना की बात सुनकर शमिता धीरे से बोली, मुझ पे रिद्धिमान ने कोई दबाव नहीं बनाया। अलियाना मैं लोगों की पहचान रखती हूँ और मुझे खुशी है। तुम मेरी बहू हो। तुम्हारे आने से हमारे घर में वो हुआ है जिसके लिए मैं और कुणाल तरसते थे, तो ऐसी लड़की मेरे बेटे के लिए गलत नहीं हो सकती। शमिता की बात सुन के रिद्धिमान आराम से बोला, थैंक्स मॉम, आपने मेरी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर आप नहीं भी करती तब भी आपके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये दुनिया कितनी कोशिश कर ले, अलियाना रिद्धिमान कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना की तरफ देखा था। उसकी बात सुन के अलियाना ने घूर को उसको देखा था। वैसे भी आज दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन था। दोनों ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन से मिलने वाले थे, और वो थी समीरा राठौर। अब ये लड़ाई अलियाना की नहीं रिद्धिमान की भी थी, और रिद्धिमान हर हालत में अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने वाला था। आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान अलियाना को बचाने के लिए? क्या दोनों बहनों के बीच को नजदीकियां बढ़ेंगी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।